नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8, 9, 10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे फरमाइश की कि मुझे राहुल गांधी पर एक वीडियो बनाना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उनके 2 साल पूरे हुए हैं। मैं ये वीडियो बनाने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि 2 साल का अरसा बहुत कम होता है किसी नेता को सफल या असफल घोषित करने के लिए। 2 साल का कार्यकाल के बाद राहुल गांधी के, मैं कतई नहीं कह सकता कि राहुल गांधी सफल रहे हैं। मैं कतई ये भी नहीं कह सकता कि वो सफल नहीं रहे हैं यानी असफल रहे हैं। राजीव शुक्ला ने लोकसभा चुनाव में सदन के अंदर, माफ कीजिएगा, राज्यसभा के अंदर अपने भाषण में कहा था कि ये मोदी जी के लिए कि कैसे विश्वगुरु हैं जिनका कोई चेला ही नहीं है। तो राहुल गांधी के लिए भी कहा जा सकता है कि ये कैसा योद्धा है जिसके पास योग्य सेनापति ही नहीं है। कुल मिलाकर पिछले 2 साल का अगर राहुल गांधी का कार्यकाल देखें एलओपी के रूप में, तो संसद के अंदर जो उनकी भूमिका रही उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन वो साथ साथ कांग्रेस के डिफैक्टो अध्यक्ष भी हैं, तो सड़क की राजनीति की भी उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। यहां पर अगर हम उनकी लोकसभा के अंदर भूमिका की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से आया है एक आंकड़ा कि 42 बार उन्होंने भाषण दिया। वो अपने भाषणों से प्रधानमंत्री मोदी समेत समूचे सत्ता पक्ष को हिलाते रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी कई बार मुश्किल में डालते रहे हैं। उनके भाषण के दौरान ऐसा कोई भाषण नहीं दिखता जिसमें सत्ता पक्ष के यानी बीजेपी के 2, 3, 4, 5 मंत्री खड़े होकर इंटरवीन नहीं करते रहे हों, या फिर एक बार तो प्रधानमंत्री ने भी दखल दिया है, अमित शाह ने भी दखल दिया है और बड़े गुस्से से दखल दिया है। तो राहुल गांधी की रणनीति रही है कि मोदी को निशाने पर लो, अडानी अंबानी को निशाने पर लो, लेकिन क्या इस नीति से वो जनमानस में अपनी घुसपैठ कर सकते हैं, अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं? ये एक विचारणीय मुद्दा है। 3-4 बातें जो उनके पक्ष में जाती हैं, उनके पक्ष में जो बातें नहीं जाती उनकी भी समीक्षा करेंगे। लेकिन जो बातें पक्ष में जाती हैं कि अब उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि वो पप्पू है, अब उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि वो वीकेंड की राजनीति करते हैं, वो 24x7 राजनीति करते हैं। वो ऑप्टिक्स भी अच्छी तरह से जान गए हैं, मिस्त्रियों से मिलते हैं, टैक्सी ड्राइवरों से मिलते हैं, ऑटो वालों से मिलते हैं, मोचियों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, और जो छोटे मोटे वादे उनके साथ वो करते हैं उनको पूरा भी करते हैं। अब जनरेशन जेड के साथ वो जुड़े हुए दिखाई देते हैं। छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम के जरिए वो करोड़ों की 18 से 29 साल की जो जन जी की आबादी है उसके बीच में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छा कदम है। कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन काम तो कर रहे हैं। वो एक शेर है कि माना डूब जाऊंगा ए ना खुदा लेकिन, माना डूब जाऊंगा ए ना खुदा लेकिन मुझे तूफानों से लड़ तो लेने दो। तो लड़ने की बात तो की ही जा रही है। एक और बड़ी चीज 2 साल में ये उभर कर आई है कि बीजेपी के नेता भी अब मोटे तौर पर ये बात स्वीकारने लगे हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अगर एनडीए को कोई सत्ता से हटा सकता है तो वो कांग्रेस ही हटा सकती है। अगर बीजेपी के नेता ये भी मानने लगे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती देने की स्थिति में है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर, तो वो राहुल गांधी ही हैं। एक वक्त था जब बीजेपी के लोग कहते थे हम तो चाहते हैं कि चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाए, तो हमें चुनाव मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब शायद कुछ हिचक होती है। ये राहुल गांधी की ताकत थोड़ी सी बढ़ी है, यहां पर यह बात कही जा सकती है। लेकिन समर्पित साथियों का अभाव है। जो बुजुर्ग कांग्रेस के नेता हैं, सोनिया गांधी की पीढ़ी के नेता हैं, वो खुलकर सहयोग देते नहीं हैं। जो युवा हैं
वो भी स्वार्थ में, कुर्सी की दौड़ में, छोटे मोटे राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं। खेमेबाजी है, धड़ेबाजी है, जिनको राहुल गांधी अध्यक्ष पद से हटने के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके सुलझाने में अभी तक कामयाब नहीं रहे हैं। इसमें उत्तर भारत के कम से कम 4-5 राज्यों को तो आसानी से शामिल किया जा सकता है। राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि वो जिद्दी हैं, अपनी जिद आसानी से छोड़ते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर जब उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा चस्पा करने की कोशिश की थी तो पार्टी के कई लोग सहमत नहीं थे। वो राफेल वाला मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी लगे रहे और ये नारा बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। फिर वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद, जीतने से मतलब कि 52 से 99 सीटें तक पहुंचने के बाद और लीडर ऑफ अपोजिशन का पद लेने के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग, SIR को लेकर जो मुद्दा उठाया उसमें भी वो अलग थलग पड़ते दिखाई दिए। बड़ी बात तो ये रही कि मोदी सरकार के पहले 10 साल में तो LOP कोई रहा ही नहीं, अधिकृत रूप से कोई LOP रहा नहीं जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हो, क्योंकि कांग्रेस के लिए 55 सीटें लानी जरूरी थी। LOP बनने के लिए वो 2 बार ला नहीं पाई। तो इस हिसाब से मोदी सरकार को भी पहली बार किसी LOP का मुकाबला करना पड़ा है। और मोदी सरकार के पिछले 12 सालों में पिछले 2 साल में पहली बार ही राहुल गांधी को LOP के रूप में मोदी का मुकाबला करने का मौका मिला है। भाषा वोकैबुलरी को लेकर प्रियंका गांधी के सामने राहुल गांधी बहुत कमजोर महसूस होते हैं। मोदी जी के सामने तो बिल्कुल ही कमजोर साबित होते हैं, संवाद स्थापित नहीं कर पाते। दरअसल अंग्रेजी में सोचते हैं, फिर अंग्रेजी में जो सोचते हैं उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं, फिर वो अनुवाद सामने रखते हैं तो उसमें बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। कई बार शब्दों का ऊपर नीचे हो जाता है। मोदी के लिए प्रधानमंत्री हैं, सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री मोदी किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन राहुल गांधी के लिए फिर ये आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। इससे शायद बचा जा सकता है। कांग्रेस के पास पैसे की कमी है, मशीनरी, इलेक्शन मशीनरी की कमी है। ऐसे बीजेपी का तोड़ निकालने के लिए क्या किया जाए, इस चीज की भी कमी साफ तौर पर नजर आती है। और राहुल गांधी 2 साल में इस मोर्चे पर भी कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने पूरी राजनीति को बदल दिया है। अब चुनाव जीतना ही पैमाना बन गया है। आपकी आर्थिक नीति क्या है, आपकी विदेश नीति क्या है, आपकी सामरिक नीति क्या है, आपकी कृषि नीति क्या है, आपकी उद्योग नीति क्या है, अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो इन नीतियों का कोई मतलब नहीं है। तो राहुल गांधी को इस बिसात पर, चुनावी बिसात पर शय और मात का खेल खेलना है। और पिछले 2 साल से तो वो लगातार मात खाते रहे हैं। दिल्ली में हारे, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, उड़ीसा में हारे, असम में हारे, पश्चिम बंगाल में हारे, हेमंत सोरेन के साथ झारखंड में जीते, उमर अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर में जीते, हाँ केरल जीते, उससे पहले तेलंगाना जीते, तमिलनाडु जोसेफ थलपति के साथ मिलकर एक तरह से जीते, उनकी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं राहुल गांधी, हिमाचल जीते। और अब बड़ी चुनौती ये है कि मोदी का नाम लेकर मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर हमले राहुल गांधी करते रहेंगे क्या? क्या अडानी अंबानी की लगातार आलोचना करके कॉरपोरेट जगत को नाराज करने का जोखिम लेते रहेंगे क्या, या इसमें कुछ बदलाव करेंगे? एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अब विकल्प की राजनीति करेंगे कि वो मोदी सरकार पर, जनता जानती है जो भी 12 साल से जनता देख रही है, 2029 तक 15 साल हो जाएंगे, तो क्या राहुल गांधी कहेंगे कि साहब हम आए सत्ता में तो हमारी आर्थिक नीति ये होगी, हमारी सामरिक नीति ये होगी, हमारी अमेरिका के साथ इतनी होगी दोस्ती, इतनी नहीं होगी, चीन के साथ हमारे संबंध क्या होंगे, पुतिन के साथ हम क्या करेंगे, ब्रिक्स के साथ जुड़े रहेंगे मजबूती के साथ, या साथ ही साथ सार्क को भी रिवाइव करने की कोशिश करेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है।
जो मेन स्ट्रीम के मीडिया के चैनल हैं उनसे सहयोग राहुल गांधी को मिलने वाला नहीं है, ये बात तय है। तो सोशल मीडिया का और बेहतर इस्तेमाल क्या उनकी नीति रणनीति से जुड़ा हुआ है, ये भी कुछ चंद सवाल उठते हैं। लोकसभा में सबसे बड़ी कामयाबी, राज्यसभा में सबसे बड़ी कामयाबी राहुल गांधी की अगुवाई में ये रही कि डीलिमिटेशन का जो बिल केंद्र सरकार लेकर आई थी उसको गिरा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाई गई, मजबूर किया गया चर्चा के लिए। एसआईआर, वोट चोरी पर भी चर्चा के लिए मजबूर किया गया। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, उस पर वोटिंग तक करवाई गई। जगदीप धनखड़ जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, राज्यसभा के सभापति, उनके खिलाफ भी प्रस्ताव की पहल की गई थी। ये कुछ बातें रही हैं। तो कुल मिलाकर जैसा मैं पहले कह रहा था कि 2 साल के कार्यकाल के आधार पर यह कतई नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी सफल रहे हैं, और यह भी कतई नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी असफल रहे हैं। मेजर बात यह है कि चुनाव जीतना 2027 से शुरू करते हैं राहुल गांधी, और 2028 में इस सिलसिले को जारी रखते हैं, तो 2029 में वो एक बहुत बेहतरीन चैलेंज के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। 2027 में अखिलेश के साथ यूपी का चुनाव है, पंजाब है, गुजरात है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, मणिपुर है। फिर 2028 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।